हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए और लास्ट बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, कौन सी ग्रंथि ऐसा कॉर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सी ग्रंथि ऐसा कॉर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्लैंड या अधवृक्क ग्रंथि इसे कहते हैं। अधवृक्क ग्रंथियां गुर्दों के ऊपर स्थित होती हैं। ये कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं जिसे सामान्यतः तनाव हार्मोन्स कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है जिससे शरीर में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ती है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और फाइट और फ्लाइट प्रक्रिया सक्रिय होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, वनस्पतिक प्रजनन उसे कहते हैं। वनस्पतिक प्रजनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जड़, तना, पत्तियां या कली जैसी वनस्पतिक अंगों से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। यह प्रक्रिया बीजों के बिना होती है या प्राकृतिक भी हो सकती है जैसे आलू, प्याज, अदरक में, और कृत्रिम भी जैसे कलम, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग में। उदाहरण के तौर पर जैसे जड़ से शकरकंद होता है, तने से आलू और अदरक, कलियों से प्याज और लहसुन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कचरा निपटान है। आपसे पूछा कि पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका का कचरा निपटान केंद्र या सुसाइडिकल बैग ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो अनावश्यक या मृत कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, रोगाणुओं को पचाकर कोशिका की रक्षा करते हैं या ग्लाजिकाय से उत्पन्न होते हैं। ये जो है ग्लाजिकाय से उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवकों का अध्ययन करती है। इसमें ईस्ट, फफूंदी और मशरूम जैसे जीव शामिल हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो वायरोलॉजी इसमें वायरस का अध्ययन करते हैं, मॉर्फोलॉजी में जीवों की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं और साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं कैलोलॉजी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन है। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। यह शरीर में प्रतिरक्षा को मजबूत करता है और स्कर्वी रोग से बचाता है। या फल और सब्जियों विशेषकर नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला, टमाटर आदि में पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिनों की बात करें तो बी समूह और सी शरीर में संग्रहित नहीं होते, ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं, शरीर की वसा में संग्रहित रहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आपसे पूछा कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका या एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। भारत को आम की जन्मभूमि कहा जाता है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मोनोलोंगिफोलियम जो है या अशोक वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। कोकोअस
कोकोस न्यूसीफेरा जो है यह नारियल का वानस्पतिक नाम है और कैस्यूरिना जो है झाऊ या साज वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कशेरुका मानव शरीर के, कशेरुका यानी कि मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन मेरुदंड का हिस्सा है। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुका मानव शरीर के मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। एक वयस्क मनुष्य में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं जो 5 भागों में बटी होती हैं। कुल जो होती हैं 33 कशेरुकाएं होती हैं जो 5 भागों में बटी होती हैं। कौन कौन से, तो गर्दनी में जो इनकी संख्या होती है वह आपका 7 हो जाती है। उसके बाद आपका होता है वछिए में जो इनकी संख्या है वह आपका 12 है। फिर आपका आता है कटी में जो इनकी संख्या होती है वो आपकी 5 हो जाती है। फिर आता है आपका त्रिक में जो इनकी संख्या है वो 5 है और पुच्छ में 4 है। ये कशेरुकाएं मेरुरज्जु की रक्षा करती हैं और शरीर को सहारा व लचीलापन प्रदान करती हैं। मेरुदंड मानव के कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट को कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जिसे शर्करा भोजी कवक कहा जाता है क्योंकि यह शर्करा को किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसका रसोई में उपयोग होता है ब्रेड, केक, डोसा आदि को फुलाने के लिए, मदिरा जैसे बियर और वाइन के निर्माण में। यह कवक जगत का सदस्य है और जीवाणुओं से बड़ा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा सफेद चींटी का दूसरा नाम है। आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा सफेद चींटी का दूसरा नाम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दीमक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टर्माइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सफेद चींटी वास्तव में दीमक का वह दूसरा नाम है। हालांकि इसे चींटी कहा जाता है लेकिन दीमक वास्तविक चींटी नहीं होती। दीमक का संबंध आइसोपेट्रा गण से है जबकि असली चींटियां हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। दीमक की देह हल्की पीली या सफेद रंग की होती है इसलिए इसे सफेद चींटी कहा जाता है। ये लकड़ी, कागज और कपड़े जैसी वस्तुओं को नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पोलियो निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। आपसे पूछा है कि पोलियो जो है निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। यह विषाणु मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी के मोटर न्यूरॉन्स को। इसके कारण मांसपेशियों में लकवा हो जाता है जो स्थायी भी हो सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जीवाणु से टाइफाइड, टीबी, कॉलरा जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। कवक की बात करें तो ये दांत, कैंडिडा जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां फैलाते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये मलेरिया और अमीबासिस जैसी बीमारियां फैलाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे मनुष्य के हृदय के अलिंद्र की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइज हार्मोन का स्त्राव करती है। वह हार्मोन कौन सा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ANF यानी कि एट्रियल नेट्रोएट्रिक फैक्टर यानी कि ANF या एंट्रियल नेट्रोफिलेटिक पेप्टाइड यानी कि ANP एक पेप्टाइड हार्मोन है जो हृदय के अलिंद्र की दीवारों से स्रावित होता है। जब रक्तचाप बढ़ जाता है तो यह रक्त की मात्रा अधिक होती है तो अलिंद्र की मांसपेशियों खिंच जाती है और इसे ANF का स्राव कहते हैं। यह हार्मोन किडनी, गुर्दों पर कार्य करके सोडियम और जल के उत्सर्जन को बढ़ाता है जिसमें रक्तचाप घटता है। तो क्या है वह हार्मोन, तो वह हार्मोन ANF यानी कि एट्रियल नेट्रोएट्रिक फैक्टर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से पौधों के किस हिस्से में विभेदन नहीं होता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से पौधों के किस हिस्से में विभेदन नहीं होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलोफाइटा में। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा सबसे आदिम पौधे का समूह है जिसमें शैवाल, कवक आदि आते हैं। इन पौधों में जड़, तना और पत्तियों का स्पष्ट विभेदन नहीं होता, अर्थात उनका शरीर थैलस जैसा एक समान होता है, इसलिए इन्हें अविभेदित पौधे कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो टेरिडोफाइडा जो है इसमें जड़, तना और पत्तियों का विभेदन होता है।
है। अनावर्त बीजी की बात करें तो ये उच्च श्रेणी के पौधे हैं जिनमें पूर्ण विभेदन होता है। और ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें प्रारंभिक विभेदन पाया जाता है। कृत्रिम जड़ तना पत्तीनुमा संरचनाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1930 में मानव ए बी और रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंड स्टीनर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में मानव रक्त के एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। 1930 में 1900 में इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी खोज से रक्त संक्रमण सुरक्षित और सफल बन सका, जिससे चिकित्सा विज्ञान में क्रांति आ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। आपसे पूछा किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बी पॉजिटिव को। ए बी प्लस रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तथा इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इनमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रधमनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वक्रधमनी हृदय के महाधमनी से निकलती है और गुर्दों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। यह रक्त गुर्दों में छानने की प्रक्रिया के लिए आता है। इसके साथ बाद शुद्ध रक्त को वक्रशिरा के माध्यम से वापस हृदय की ओर भेजा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी पौधों के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपसे पूछा किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ती। पत्ती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेसोफाइल कोशिकाएं पत्तियों के मध्य भाग में पाई जाती हैं। ये परत ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस के बीच स्थित होती हैं। मेसोफाइल कोशिकाएं क्लोरोप्लास्ट से भरपूर होती हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपसे पूछा है कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरी नामक रोग होता है। थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और यह ऊर्जा उत्पादन तथा तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। थायमिन के प्रमुख स्रोत जो है वह साबुत अनाज, अंकुरित दालें, मूंगफली, सुअर का मांस, ब्राउन राइस है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। रिकेटस नामक रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। आपसे पूछा कि प्रोटीन जो है कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। प्रोटीन लंबे अमीनो अम्लों की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। जीवों के शरीर में प्रोटीन बनाने वाले कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इन 20 अमीनो अम्लों के अलग अलग क्रम और संयोजन में असंख्य प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। इन 20 में से 9 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता, भोजन से प्राप्त होती है, और 11 अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं जिन्हें शरीर स्वयं बना सकते हैं। प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत है वह है अंडा, दालें, दूध, मछली, मांस, सोयाबीन आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रणाली जगत में पाई जाती हैं। आपसे पूछा कि प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रणाली जगत में पाई जाती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोनेरा जगत यानी कि किंगडम मोनेरा में आने वाले सभी जीव प्रोक्रियोटिक होते हैं। इनकी कोशिकाओं में सुपष्ट केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते। इनका डीएनए न्यूक्लियोटाइड नामक क्षेत्र में खुला रहता है। उदाहरण के तौर पर जीवाणु, नीला हरित शैवाल आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। आपसे पूछा कि शर्करा यानी कि शुगर बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट।
पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक हरित लवक है। इनमें उपस्थित हरा वर्णक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसी ऊर्जा की सहायता से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के से शर्करा बनाते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो है या रंगहीन लवक है, पोषक तत्वों जैसे स्टार्च तेल के भंडारण में सहायक होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो यह रंगीन लवक है जो फल और फूलों को रंग प्रदान करता है। स्टार्च ग्रेन की बात करें तो यह ऊर्जा भंडारण संरचना है, प्रकाश नहीं ग्रहण करता। तो ये रहे आपके टॉप 20 बायोलॉजी के प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए। तो आने वाले आपके एग्जाम में यह आपसे पूछ सकते हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। आपसे पूछा है कि प्रोटीन जो है कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इसका जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो